आज का वीडियो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपके लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस और साथ ही चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, तो इन दोनों यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी हमारे पास सारे सब्जेक्टों का कंटेंट अवेलेबल है। और यदि आप लोग इंग्लिश का एडवांस में स्टडी करना चाह रहे हैं, बेहतर स्कोर करना चाह रहे हैं, तो आप लोग हमारा जो एप्लीकेशन आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, ये एप्लीकेशन है, इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और उसे डाउनलोड करने के बाद में आपको एडवांस जो कंटेंट है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, सभी के लिए है। और आप लोग कुछ मटेरियल आपका फ्री स्टडी मटेरियल भी है हमारे पास अवेलेबल है, तो फ्री स्टडी मटेरियल भी देख सकते हैं। और बहुत कम प्राइस रखा है हमने, जिससे आपको इसे आसानी से खरीद सकते हैं और आसानी से आप इसको टारगेट कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में आपके लिए पीडीएफ मिलेंगी, जो मिलना है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। पीडीएफ मिलेगी, आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे और साथ ही सॉल्व पेपर मिलेंगे। और जो भी डाउट क्लासेस हैं, कोई भी डाउट अगर आपका, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब करते हैं स्टार्ट पेपर, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो हमारी रुहेलखंड है, इसके पेपर अभी चल रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समय के अभाव में, वो चीज़ मैं आपको सीधे क्वेश्चन बता रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये। तो पहला क्वेश्चन आपका, तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं? तो तुलनात्मक राजनीति क्या होती है? जब दो सरकारों के बीच में जब तुलना करते हैं या उनकी कंपैरिजन करते हैं, संविधान के अनुसार उनको कंपैरिजन करने से जो मतलब होता है या अर्थ होता है, मीनिंग होता है, तो तुलनात्मक राजनीति से अभिप्राय यानी राजनीतिक संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन से होता है, ना कि किन्हीं दो देशों से या दो देशों की सरकारों से होता है। किससे होता है? राजनीतिक संस्थाओं से होता है तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। उसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पर जी के रॉबर्ट्स हैं, इन्होंने परिभाषा दी है तुलनात्मक की। तुलनात्मक राजनीति क्या लिखा है इन्होंने है? तुलनात्मक राजनीति बृहत्तर क्षेत्र का संकेतक है, जिसमें तुलनात्मक सरकारों तथा गैर शासकीय कबीलों, संप्रदायों व गैर राजकीय संगठनों की भी राजनीति का भी अध्ययन किया जा सकता है। ये क्वेश्चन था। और आप लोग प्ले लिस्ट पर जरूर विजिट कीजिएगा। प्ले लिस्ट मैंने सारे सब्जेक्ट को बना रखी है चैनल पर। और जो भी अगर आप लोगों में से कोई इंग्लिश की स्टडी करना चाहता है डीपली बढ़िया तरीके से, तो वो आप लोग प्ले स्टोर से जाके हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग एक अच्छा टारगेट प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र क्या होता है? तो इसके विषय क्षेत्र में क्या समझाना चाहिए? तो समझना चाहिए कि तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र में, यानी विषय क्षेत्र के अंतर्गत विश्व के संविधानों, राजनैतिक व्यवस्थाओं, कार्यपालिकाओं, विधायी व्यवहार, निर्वाचन और मतदान व्यवहार, लोक प्रशासन, संविधानत्ता संस्थाओं, कैसी संस्थाएं होती हैं इनमें, जैसे राजनीतिक दल होते हैं, दबाव समूह होते हैं, हित समूह होते हैं आदि का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत उसके जो विषय क्षेत्र होते हैं उन विषयों का अध्ययन किया जाता है। इससे अतिरिक्त क्या होता है तुलनात्मक राजनीति में? राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विचारधाराएं, इन सभी का भी अध्ययन किया जाता है, जो कि तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका या तो आपका पूछ लेगा लघु उत्तरी में, ठीक है, या फिर पूछेगा आपका दीर्घ उत्तरी में, यानी कि लॉन्ग आंसर में पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परंपरागत उपागम कौन कौन से हैं? तो जब आपका यहीं से समझ लीजिएगा, जब आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो क्या करेंगे आप लोग? पहला दिया हुआ है दार्शनिक उपागम, तो इसको इस तरीके से पॉइंट डाल के हेडिंग बना दोगे और आगे लगाओगे एरो, फिर लिख दोगे दार्शनिक उपागम क्या होता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, किसे कहते हैं, तो इसकी डिटेल आगे लिख देनी। इस तरीके से आप इसकी को लॉन्ग आंसर में यूज कर सकते हैं। ऐतिहासिक उपागम होता है, सांस्थानिक उपागम होते हैं, कानूनी उपागम होते हैं, संस्थागत उपागम होते हैं, क्षेत्रीय उपागम होते हैं। तो इन्हीं से जो पॉइंट दिए हुए हैं, ये वेरी शॉर्ट में है। इन्हीं में से अगर जो शॉर्ट पूछ लेगा तो आप इनमें से 3 पॉइंट डाल देंगे, यही लॉन्ग पूछ लेगा तो आपको इन्हीं पॉइंट को जो 6 पॉइंट दिए हुए हैं वो डाल देंगे और लास्ट में लिखेंगे उपसंहार, ठीक है, या निष्कर्ष भी लिख सकता है इसके लिए, तो वो आप डाल देंगे। इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा है, तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ परंपरागत उपागम की बात हुई थी, यहाँ किसकी बात हो रही है? आधुनिक उपागम कौन कौन से हैं? तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था उपागम, संरचनात्मक पर्याकारात्मक उपागम, राजनैतिक विकास उपागम, राजनैतिक आधुनिकीकरण उपागम, राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम, साथ ही मार्क्सवादी यानी कि लेनिनवादी उपागम। जो मार्क्सवादी जो थे वो लेनिनवादी, जो मार्क्सवादी यानी कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में चलने वाले थे, तो उन्हें हम लेनिन उपागम कहते हैं, जिसे मार्क्सवादी के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे ही जैसे हमने यहाँ समझाया था आपकी लॉन्ग क्वेश्चन बना लेना है, ऐसे ही इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका वहाँ बन जाएगा इन पॉइंट को डाल के। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके शॉर्ट और लॉन्ग में भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है
कि तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्य अध्ययन की उपयोगिता क्या है, यानी कि महत्व क्या है या विशेषताएं क्या हैं। कई तरीके से पूछ सकता है, आपको उपयोगिता पूछ लेगा, यहीं पर वो महत्व पूछ सकता है, यहीं पर आपसे विशेषताएं पूछ सकता है। तो पॉइंट यही रहेंगे, ठीक है। क्या विशेषता है? राजनीतिक व्यवहार को समझना। किसकी विशेषता है? तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता है, महत्व विशेषता है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ का ज्ञान प्राप्त करना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। राजनीतिक प्रणालियों के गुण व दोषों ज्ञान प्राप्त करना, तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की क्या है? महत्व है, ये उसकी विशेषता है। राजनीतिक के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सिद्धांत का निर्माण करना, तो ये भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की विशेषता है। प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों को पुनः प्रामाणिकता देना, इन उसको प्रमाणित कर देना, तो ये इसी के अंतर्गत आता है। राष्ट्रों के घनिष्ठ संबंधों के कारण तुलना आवश्यक होती है। तो ये सब भी आप इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन में आप कर सकते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके। आइए अब देखते हैं आगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की समस्याएं क्या आती हैं। देखो, कोई चीज़ अगर हमें विशेषता है, कोई खास बात है, तो उससे हमें समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, ठीक है। अगर किसी से हमें फ़ायदा है, बेनिफिट है, तो उससे लॉस भी होगा। तो इसकी समस्याएं भी हैं। क्या समस्याएं होती हैं? तो सबसे पहले मूल्य तथा व्यवहार के पारंपरिक संबंधों की समस्या पैदा हो जाती है। दूसरा, सिद्धांत निर्माण की समस्या आ जाती है। वैज्ञानिक शुद्धता की समस्या आ जाती है। तुलनात्मक नियोजन की समस्या आती है तथा सीमाओं का निर्धारण की भी समस्या आती है। कब? जब हम तुलनात्मक राजनीति करते हैं। तो इस प्रकार से यूनिट फर्स्ट था, ये कंप्लीट कर दिया हमने। अब देखते हैं अगला यूनिट सेकंड। इसमें भी शॉर्ट में आपको 8 यूनिट है, 8 का भी इसी वीडियो में आपको बता देंगे। फिर अगला वीडियो आपका आएगा सेकंड पेपर इस तरीके से, और इस प्रकार से हम हिस्ट्री का पेपर कंप्लीट कर लेंगे। बाकी अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर बताइएगा। दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और जो पेपर मैंने कराए हैं इंग्लिश के, दोनों पेपर बहुत अच्छे कंटेंट में फंस गए हैं। गैस बनाया हुआ हमारा था, तो वो आपको बताएंगे कितने % फंसा है। तो वो चीज़ें सारी आपको इस वीडियो में, अगले शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है, पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए, आर्थिक शक्ति के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था तथा तत्व संबंधी परिवर्तनों का नियंत्रण होता है, निर्देशित करने वाली विचारधारा होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद क्या होता है? ये वैयक्तिक हितों की पूर्ति पर विशेष बल देता है, यानी वैयक्तिक विषयों पर। अब यहाँ पर परिभाषा एक लोगों की किसकी है? GTH कोल की है। पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधन व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं और उद्योगों में कार्य मजदूरी देकर कराया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, पूंजीवादी की विशेषता बताइए। क्या विशेषताएं इसकी पूंजीवाद की हैं? तो व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार होता है, ये पूंजीवाद में आता है। उत्तराधिकारी की प्रथा होती है, मतलब कि उसी के घर का कोई ना कोई व्यक्ति उत्तराधिकारी बनता रहेगा, दूसरा नहीं बन सकता है उस फैमिली से अलग का। लाभ का दृष्टिकोण होता है, यानी कि इसका पूंजीवाद का मेन फोकस होता है कि हमें लाभ कैसे कमाना है, बेनिफिट कैसे होना है, ये सब इसी का उद्देश्य होता है। तो लाभ का दृष्टिकोण होता है, उसी तरह से पूंजीवाद की विशेष वो बनाई जाती है। अगला पॉइंट आपका है उपभोक्ताओं के हितों की पूर्ति। तो जो उपभोक्ता होते हैं उनके हितों की पूर्ति भी की जाती है। तीव्र आर्थिक विकास में भी ये चीज़ सहायक होती है, सहायता देती है। और अगला क्वेश्चन आपका है, पूंजीवाद के महत्व बताइए। तो उन्हीं को आप महत्व में भी डाल सकते हैं। जैसे आर्थिक गतिविधियों में पूंजीवाद की व्यवस्था का नियामक होता है। पूंजीवाद के अंतर्गत व्यक्ति को आर्थिक गतिविधियों से पूर्णतः स्वतंत्रता होती है। व्यक्तिगत संपत्ति पूंजीवाद की आधार इकाई होती है, यानी आधारभूत सबसे पहली इकाई होती है। निजी संपत्ति का आकर्षण व्यक्ति को और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। ये विशेषताएं इसकी हैं। अगला क्वेश्चन, पूंजीवाद के गुण क्या हैं? गुण देख लेते हैं। स्वचालित होती है, यानी अपने आप चलती है। संसाधनों का जो अनुकूलतम प्रयोग हो जाता है और उत्पादकता में वृद्धि भी होती है। रहन सहन के स्तर में सुधार भी होता है। तकनीकी विकास भी होता है, साथ ही लचीलापन भी होता है और पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन भी मिलता है। ये पूंजीवाद के क्या हैं? गुण हैं, इनकी इंपॉर्टेंस है आपका। और इंग्लिश का पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो आप लोग सारे सब्जेक्ट की हमारे 5th सेमेस्टर में जो पढ़ाए हैं तो उनकी प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिएगा। 3rd सेमेस्टर की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर से, चाहे आप काशी विद्यापीठ बनारस से हों, चाहे आप जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे ये। और आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से प्लेलिस्ट को आप ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश के एडवांस के लिए आप लोग हमारे एप्लीकेशन पर आ सकते हैं। पूंजीवाद के दोषों पर प्रकाश डालिए। पूंजीवाद का दोष क्या होता है? एक अधिकारी प्रदत्त का उदय होता है, ये नहीं एक अधिकारी रहेगा। पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में ये असफल रहता है। इसमें पूंजीवाद में पूर्ण रूप से रोजगार प्राप्त होना असफल रहता है। अनियोजित उत्पादन होता है, इसमें उत्पादन जो होता है वो नियोजित तरीके से नहीं होता है। उत्पत्ति के साधनों का अपव्यय रहता है। सामाजिक कल्याण व इसकी अनुपस्थिति होती है।
व्यापार चक्रों की स्थिति होती है, उपस्थिति होती है, और बेरोजगारी का भय रहता है किसमें, पूंजीवाद में। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उदारवादी लोकतंत्र से आप क्या समझते हो। तो उदारवादी लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें जो लोग सर्वोच्च शक्ति के धारक को क्या कहते हैं, धारक हैं, और वे ही सरकार बनाते हैं तथा समय समय पर सरकार को परिवर्तित भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट आपका है, इसी में दिया हुआ थोड़ा सा बचा हुआ है, वो दिया हुआ राजनीतिक दलों में समूहों के राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेते हैं तथा सरकार के जनमत के प्रति उत्तरदायी होती है। लोगों को विस्तृत अधिकार व स्वतंत्रता प्राप्त भी होती है। उदारवादी लोकतंत्र के लक्ष्य क्या हैं, नागरिकता की स्वतंत्रता, कानून के सम्मुख समानता तथा भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा को बढ़ावा मिलता रहे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यूनिट नंबर 7 थर्ड में दिया हुआ है समाजवाद से आप क्या समझते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को, समाजवाद की विशेषताएं क्या हैं। उत्पादन वितरण क्रिया राज्य द्वारा सम्मानित हो, निजी संपत्ति पर सीमित अधिकार हो, एक केंद्रीकृत नियोजन सत्ता हो, और आपका साथ है कीमत संयंत्रण, गौण भूमिका तथा शोषण का अंत होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा का भी अंत होना चाहिए। ये समाजवाद की विशेषताएं, नहीं सबको समान रूप से अधिकार मिल जाए। अब समाजवाद के स्वरूप क्या हैं, कल्पनावादी समाजवाद है, मार्क्सवादी समाजवाद है, फेबिनियनवाद समाजवाद है, साम्यवाद है यानी साम्यवाद समाजवाद है, अराजकतावाद समाजवाद है, श्रम संघवाद है, समष्टिवाद समाजवाद यानी कि राज्य समाजवाद है, और 8वां है श्रेणी समाजवाद है, 9वां है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो लोकतांत्रिक समाजवाद इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 नंबर पॉइंट का। फिर अगला आपका है समाजवाद के मूलभूत सिद्धांत क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। सिद्धांत क्या है, समाजवाद का आंकिक एकता पर बल देना, समाजवाद का उद्देश्य पूंजीवाद का विनाश करना होता है, समाजवाद का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देना। तो इससे क्या होता है, जो अच्छे लोग होते हैं वो आगे नहीं निकल पाते और समाजवाद जो है वो थोड़ा सा गलत हो सकता है। और समाजवाद का ध्येय समानता है, समाजवाद व्यक्तिगत संपत्ति की आलोचना करता है, संपत्ति के साधनों पर समाजवाद का अधिकार होना चाहिए, इसकी क्या है सिद्धांत हैं। समाजवाद व्यक्तिगत हितों को सामूहिक हित के अधीन मानता है, अर्थात 8वां क्या है, समाजवाद राज्य को अधिक कार्य सौंपना चाहता है। अगला आपका है समाजवाद के गुण क्या हैं, सहयोग की स्थापना होती है, प्रजातंत्र के अनुरूप होता है, शोषण का अंत होता है, और न्याय पर क्या आधारित रहता है, बेरोजगारी का निराकरण करता है, और आधिकारिक शक्तियों की समाप्ति होती है तथा प्रतिस्पर्धा एवं अपव्यय की भी समाप्ति होती है। अगला क्वेश्चन आपका है समाजवाद के दोष क्या हैं। तो इसके दोष क्या हैं भाई, जिसकी विशेषताएं दोष में होंगे, उत्पादन क्षमता में कमी हो जाएगी, कोई काम ही नहीं करना चाहेगा, नौकरशाही का विकास हो जाएगा, लोग नौकरशाही चल जाएंगे, राज्य की कुशलता में कमी आ जाएगी, ठीक है, मानव का नैतिक पतन हो जाएगा, कुछ में नैतिकता नहीं रहेगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत हो जाएगा, और खर्चीली व्यवस्था बन जाएगी।